हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले ऑर्डर नंबर 18 के बारे में। ऑर्डर 18 जो है वो जनरली बात करता है कि एक सिविल सूट में पहले राइट टू बिगिन किसका होगा, यानी कि एक ट्रायल को ओपन कौन सी पार्टी करेगी। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि जनरली जो हमारी प्लेंटिफ है ना, जो हमारा प्लेंटिफ है, दैट पर्सन प्लेंटिफ विल ओपन द केस फर्स्ट। सबसे पहले ओपन जो है केस को प्लेंटिफ करेगी। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनमें भी यही रूल होता है दैट प्रोसिक्यूशन फर्स्ट ओपन्स द केस, एंड सेम इज द रूल विद सिविल केसेस एज वेल। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर जो प्लेंटिफ रिटन स्टेटमेंट फाइल हुई थी ना, उस दौरान पे डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की जो उसने एलिगेशंस लगाए थे उनको डिफेंडेंट ने मान लिया है, उनको एडमिट कर लिया है। ओके, अगर डिफेंडेंट ने प्लीडिंग्स के दौरान में कोई प्लेंटिफ की बात को एडमिट कर लिया है, उस केस में डिफेंडेंट का राइट हो जाता है एक केस को पहले ओपन करने का ट्रायल के दौरान पे। ओके, डिफेंडेंट बोल सकता है कि सर मैंने प्लेंटिफ की हर बात एडमिट तो कर ली है, लेकिन स्टिल प्लेंटिफ डज नॉट डिजर्व द रिलीफ बिकॉज मे बी, डिफेंडेंट ये बोल सकता है बिकॉज जो प्लेंटिफ का जो सूट है दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। जो सूट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है, और इवन तो हम मान लेते हैं कि प्लेंटिफ सारी की सारी बात अपनी सच बोल रहा है, लेकिन ये लिमिटेशन के 20 साल बाद सूट लेके आ रहा है तो उसको रिलीफ कम से कम नहीं मिलना चाहिए। तो इस केस में अगर डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है लेकिन ये चीज भी बोल रहा है कि प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ, इन दिस केस डिफेंडेंट विल फर्स्ट ओपन द केस। तो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है जहां पर डिफेंडेंट केस को पहले ओपन कर रहा है, बट जनरल रूल इज कि प्लेंटिफ सबसे पहले अपना केस ओपन करेगा, उसके बाद जो है डिफेंडेंट की बारी आएगी। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर 1 बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। ये बात करते हैं स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ये सिंपल सी बात बोलता है कि सबसे पहले केस में प्लेंटिफ जो है वो अपने जो हम उनके भी जो भी एविडेंसेस वगैरह हैं वो लेके आएंगे, फिर डिफेंडेंट की बारी आएगी, फिर उसके बाद प्लेंटिफ जो है अपना रिप्लाई देंगे पूरे के पूरे केस के ऊपर। जनरली एक रिप्लाई देंगे कि ओवरऑल बाय एम विनिंग दिस केस, वो चीज़ जो है प्लेंटिफ फिर उसके बाद बोलेगी। ओके, सो ये ट्रायल का एक प्रोसीजर है, फर्स्ट प्लेंटिफ देन डिफेंडेंट, एंड उसके बाद प्लेंटिफ जो है वो एक जनरल रिप्लाई दे सकते हैं पूरे के पूरे केस के रिगार्डिंग कि ये चीज़, ये इस केस में ये चीज़ हुई है, प्लेंटिफ ने ये बोला, डिफेंडेंट ने ये बोला, एंड डिफेंडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो एडिक्वेट नहीं है, एंड दैट इज वाई आई एम विनिंग दिस केस। तो प्लेंटिफ लास्ट में ये बात बोल सकता है। तो रूल 2 यही बोलता है। रूल 3, रूल 3 ये बोलता है कि अगर एक सिविल सूट में बहुत सारे इश्यूज हैं तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है कि कुछ इश्यूज पे तो वो अपनी बारी के दौरान बोल देगा, एंड कुछ इश्यूज पे वो बोल सकता है कि मैं इसमें अपना एविडेंस तब दूंगा जब डिफेंडेंट जो है वो अपना केस रखेगा, वो इस पॉइंट के, इस इशू के ऊपर कुछ बोलेगा, उसके बाद मैं अपना रिप्लाई दूंगा। तो प्लेंटिफ ये चीज भी बोल सकता है। ओके, इसको मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। रूल 3 ये बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि प्लेंटिफ जो है वो, सपोज हम मान लेते हैं कि एक केस में हमारे 5 इश्यूज हैं, 5 इश्यूज जिन पे पूरा केस की बहस होगी। अब यहाँ पे प्लेंटिफ बोल सकता है कि 4 इश्यूज पे तो मैं अभी के अभी आपको अपना एविडेंस दे दूंगा, जो मेरे एविडेंसेस है वो 4 इश्यूज में मैं अभी के अभी दे दूंगा, लेकिन जो लास्ट इशू है ना, 5th इशू, इस पे मैं एविडेंस तभी दूंगा तो डिफेंडेंट अपनी बात इसमें बोलेगा पहले। दैट इज वाई अब ये चीज हमको समझनी है कि प्लेंटिफ चारों या तो चाहे तो 5 के 5 इश्यूज का पहले ही अपना जो अपनी बात रख सकता वो, और वो चाहे तो 4 या 3 इश्यूज का अपनी बारी में
उससे वो डील करेगा, एंड एक इशू जो है वो डिफेंडेंट की बारी के बाद उसको उस पर जवाब देगा। तो ये चीज भी हो सकती है। अब हम आते हैं रूल नंबर 3A पे। रूल 3 एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोसिक्यूशन ने 6 विटनेसेस की लिस्ट दी है, 6 विटनेसेस की लिस्ट दी है, उन 6 विटनेसेस में प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन बोल रहा हूँ, प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केसेस में होता है, सॉरी आई एम बार बार मैं प्रोसिक्यूशन बोल रहा हूँ, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने 6 विटनेसेस की लिस्ट दी है, और उन 6 विटनेसेस में एक विटनेस वो खुद है। ओके, इस केस में रूल 3A ये बोलता है कि जो प्लेंटिफ है उसको फर्स्ट विटनेस बनना पड़ेगा, यानी कि PW1 PW1 कौन होगा? वो जो प्लेंटिफ है वो खुद होगा। PW1 का मतलब है प्लेंटिफ विटनेस 1, मतलब प्लेंटिफ का जो पहला विटनेस है वो प्लेंटिफ को खुद ही बनना पड़ेगा। उसके बाद उसके जो बाकी के विटनेसेस, 5 विटनेसेस जो बचे हैं वो उसके बाद आएंगे। तो यही रूल नंबर 3 बोलता है। रूल 4, रूल 4 ये बोलता है कि एक सिविल केस में एग्जामिनेशन ऑफ चीफ जो है वो एफिडेविट पे होगा, क्रिमिनल केस की तरह यहाँ पे नहीं होगा। इफ यू नो, क्रिमिनल केस में पार्टी खटगरे में आती है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसका क्रॉस होता है, तो वो वहां पे एक रूल होता है। लेकिन सिविल केसेस में जो एग्जामिनेशन इन चीफ है किसी विटनेस का, वो रिटर्न में होगा, मतलब कि उसको कटघरे में बुला के उसकी टेस्टिमनी वगैरह नहीं ली जाएगी, उसे एफिडेविट के थ्रू ही उससे सवाल पूछे जाएंगे, और वो अपना जवाब जो है वो लिख के ही देगा, एंड फिर वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें उसका एग्जामिनेशन चीफ हुआ है उसको विटनेस साइन करेगा। तो रूल 4 यही बोलता है हमारा कि फिर जो भी होगा इसका एग्जामिनेशन वो होगा रिटर्न फॉर्म में, कटघरे में बुला के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। रूल 5 ये बोलता है कि अगर कि जो हमारे जज हैं, वो एक टेस्टिमनी को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? रूल 5 बोलता है वो रिकॉर्ड ये भी कर सकते हैं कि लिख रहे हैं, खुद पूरा पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं कि भाई एक विटनेस आया था, उससे ऐसी बात हुई, उसका डिमीनियर ऐसा था, ये सब चीजें वो खुद से लिख रहे हैं। वो खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर वो अपने किसी टाइपिस्ट वगैरह का भी बोल सकते हैं कि जो जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड करते रहो, कि ये डिमीनियर विटनेस का रिकॉर्ड करो, यानी कि वो टेस्टिमनी दे रहा है विटनेस, लेकिन उस टाइम पे उसके पसीने निकल रहे थे बहुत ज्यादा, वो घबराया हुआ था, ये सब चीजें भी रिकॉर्ड करनी होती हैं एक टेस्टिमनी के दौरान। तो ये सब चीजें जो जज हैं वो खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अपने टाइपिस्ट को भी बोल सकते हैं कि आप ये चीज रिकॉर्ड करो, आई एम डिक्टेटिंग इट टू यू, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे इसको लिखते जाओ। तो ये से जो रिकॉर्डिंग है वो इस वे में होगी। ये इस वे में जो है पूरी की पूरी विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो रिकॉर्ड होगी। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 ये बोलता है कि अगर एक विटनेस जो है वो फॉर एग्जांपल टेस्टिमनी अपनी हिंदी में दे रहा है, वो हिंदी में लिख रहा है वो, और जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो, मतलब जो फाइनल रिकॉर्ड बन रहा है केस का वो इंग्लिश में बन रहा है। इस केस में जो हमारे विटनेस हैं उनको ये चीज बताई जाएगी कि हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं। ये सब चीजें उसको बतानी पड़ेगी क्या, कि हम ट्रांसलेशन किस चीज का कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, दैट सो दैट उसको ये चीज के बारे में आइडिया हो कि उसकी ट्रांसलेशन किस वे में हो रही है, उसके बाद को सही से रिकॉर्ड करा भी जा रहा है या फिर नहीं करा जा रहा है। तो विटनेस को इस चीज की पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल 7 ये बोलता है कि अगर हाई कोर्ट भी रिकॉर्डिंग कर रहा है किसी विटनेस के स्टेटमेंट की किसी सिविल सूट में, तो जो रूल 5 हमने पढ़ा था ना प्रोसीजर, वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 8 पे। रूल 8 बोलता है कि अगर एक जज जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से,
विटनेस की टेस्टिमनी को, यानी कि वो ना खुद से लिख रहे हैं ना ही किसी को बोल रहे हैं कि जो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वो आप लिखते रहो, ये चीज़ नहीं हो रही है। तो जज जो है इनको नीचे मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा कि क्यों मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी इस विटनेस के डिमीनर वगैरह की, वाई हैव नॉट डन इट। तो इसको एक लास्ट में एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा टू स्पेसिफाई द रीजंस ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग, और फिर वो साइन भी करेंगे उस मेमोरेंडम पे। ओके रूल नंबर 9 ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक हम मान लेते हैं कोर्ट जो है वो तमिलनाडु का कोर्ट है। ओके उसकी जो लैंग्वेज है वो है तमिल, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज तमिल। और एक प्लीडर एक विटनेस आते हैं दिल्ली से, अब उनको तमिल तो आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं इंग्लिश में अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा देते हैं। तो रूल नंबर 9 ये बोलता है कि अगर जो पार्टीज मतलब जो भी पार्टीज हैं उनके जो वकील वगैरह हैं उनको परेशानी नहीं होती है, तो क्या किया जा सकता है कि वो जो इंग्लिश में रिकॉर्ड हुई है टेस्टिमनी, उसको रिकॉर्ड में भी आप इंग्लिश में ही लिखोगे, उसको तमिल में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यही रूल नंबर 9 बोलता है कि यू कैन डू इट, इंग्लिश में ही रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। रूल नंबर 10 ये बोलता है कि अगर एक जज को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसके आंसर को रिकॉर्ड एक हाईलाइट कराना है, यानी कि एक विटनेस से एक क्वेश्चन पूछा और उसको जो आंसर है उसने वो आंसर दिया, और इसको जज को एक बहुत हाईलाइट करवाने कि हाँ ये क्वेश्चन और आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है केस के पर्सपेक्टिव से, तो जज जो है वो क्वेश्चन और आंसर रिकॉर्ड करवा सकता है स्पेसिफिकली। ओके या फिर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई एक क्वेश्चन जो है मेरे को खुद से पूछना है इस विटनेस से, और पार्टीज नहीं पूछ रही है, वो जज देख रहे हैं कि पार्टी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, बट जज को लगता है क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है केस के लिए, तो जज जो है खुद से भी क्वेश्चन विटनेस से पूछ सकते हैं और उसका जो आंसर है वो मिल सकता है, रिटर्न में आंसर मिलेगा विटनेस के तौर से, एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड। तो जज खुद से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रूल 11 ये बोलता है where any question put to a witness is objected to by a party or his pleader and the court allows the same to be put, the judge shall take down the question, the answer, the objection and the name of the person making it together with the decision of the court। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन को पूछा एक पार्टी ने और वो क्वेश्चन ऑपोजिट पार्टी बोलती है कि ये क्वेश्चन इट्स नॉट रेलेवेंट, ये केस से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कोर्ट जो है वो अलाउ कर देता है कि नहीं भाई ये केस के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाना चाहिए। तो इस केस में जो हमारी कोर्ट है उसको ये लिखना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, इस पे ऑब्जेक्शन आया था और मैंने इसको अलाउ किया और क्यों किया। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाएगी कोर्ट उस क्वेश्चन और आंसर के रिगार्डिंग कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे ऐसा ऑब्जेक्शन हुआ और मैंने इसको क्यों अलाउ किया, ये सब चीजें जो है कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। रूल 12 बोलता है कि एक कोर्ट जो है वो विटनेस का डिमीनर भी रिकॉर्ड कर सकती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके हाव भाव बदल गए थे, पसीना वगैरह आने लग गया था उसे, तो ये सब चीजें जो है जो उसका डिमीनर है वो कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है। अब हम आते हैं रूल नंबर 13 पे। रूल 13 ये बोलता है कि जिन जिन केसेस में अपील अलाउड नहीं है, उन केसेस में जो रिकॉर्डिंग होगी ना बाय कोर्ट वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी, एक छोटा सा मेमोरेंडम कोर्ट बना देगी समरी रिवाइज की, ऐसा इस पूरे केस में ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा उसका ये आंसर दिया गया, तो ये सब चीज़ें एक समरी वे में जो है कोर्ट रिकॉर्ड करेगी और उस पर फिर वो साइन कर देगी। तो एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा समराइज फॉर्म में, उसमें वो कोर्ट साइन कर देगी। बिकॉज ये जो केस है अपीलेबल नहीं है, अपील नहीं जाएगी इसकी, तो इसमें इतना डिटेल्ड रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ओके अब रूल 14 हमारा सॉरी रिपील हो चुका है, सो वी विल नॉट रीड दिस। अब हम आते हैं रूल नंबर 15 पे। रूल 15 ये बोलता है कि अगर एक जज जो है वो रिटायर कर जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है एंड उसके बाद उसी कोर्ट में कोई दूसरे जज आते हैं, सक्सेसर आते हैं उनके,
अब रूल नंबर 15 ये बोलता है कि जो उनके सक्सेसर है ना, उनको जो केसेस हैं वो शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो भी उस कोर्ट में केसेस पेंडिंग थे उनको शुरू से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। जो सक्सेसर है वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां तक प्रोसीडिंग्स हो गई हैं वो वैलिड रहेंगी, एंड आगे से प्रोसीडिंग्स चालू होंगी बाय द सक्सेसर। तो जस्ट बिकॉज जज चेंज हो रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसीडिंग्स भी शुरू से स्टार्ट होंगी अब। ओके, तो यही रूल नंबर 15 बोलता है। रूल नंबर 16 बोलता है कि अगर एक विटनेस जो है वो कोर्ट की प्रेमिसेस छोड़ के जा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है कि विटनेस इंडिया ही छोड़ के जा रहा है और फिर उसको इंडिया वापस बुलाने का बहुत खर्चा आएगा, बहुत मुश्किल होगी, उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है कि उस विटनेस की टेस्टिमनी इमीडिएटली रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बिकॉज एक हफ्ते बाद तो ये विटनेस इंडिया छोड़ के चला जाएगा एंड उसके बाद फिर इसकी जो टेस्टिमनी है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो इस केस में कोर्ट जो है इमीडिएटली इस विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा सकता है। ओके, रूल नंबर 17 ये बोलता है कि एक विटनेस जिनको ऑलरेडी एग्जामिन किया जा चुका है उनको कोर्ट दोबारा से बुला सकता है टेस्टिमनी देने के लिए। मे बी उनकी टेस्टिमनी में कुछ कमी रह गई थी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, या फिर कोई नया एविडेंस आ गया, उस पर उनकी टेस्टिमनी दोबारा से चाहिए। तो इस केस में सेम विटनेस को दोबारा से भी बुलाया जा सकता है। 17 हमारा रिपील हो चुका है एंड वी विल नॉट हैव टू रीड इट। अब हम आते हैं रूल नंबर 18 पे। ये बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट, यानी कि कोर्ट जो है वो किसी प्रॉपर्टी को भी, किसी मटेरियल को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन को ही इंस्पेक्शन होगा, उसी का एग्जामिनेशन होगा, किसी मटेरियल का भी एग्जामिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस है जिसमें डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को एक गमले से मारा है। इस गमले से डिफेंडेंट ने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई गमला था, उससे डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को मारा है। अब प्लेंटिफ ने कंपनसेशन का सूट फाइल कर दिया कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है एंड डिफेंडेंट विल हैव टू पे मी सम मनी। इस केस में कोर्ट जो है इस वाज को भी एग्जामिन कर सकता है कि भाई ये वाज कैसे टूटा तो नहीं है, ये वाज जो है कहीं पे इसमें खून वून के निशान वगैरह तो नहीं थे, इसको एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। ओके, तो यही रूल नंबर 18 बोलता है। रूल 19 ये बोलता है कि एक एग्जामिनेशन जो है ना किसी विटनेस का, वो एक कमीशन भी कर सकती है। कमीशन कैन ऑल्सो एग्जामिन अ विटनेस। जरूरी नहीं है कि प्लीडर जो है या लॉयर जो है वही एग्जामिनेशन करें। एक कोर्ट जो है कमीशन अपॉइंट कर सकती है 4-5 बंदों का, एंड दैट कमीशन कैन ऑल्सो एग्जामिन अ पर्टिकुलर विटनेस। ओके, तो यही रूल नंबर 19 हमारा बोलता है। अब हम ऑर्डर नंबर 19 जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।